जय हिंद एवरीवन। वेलकम टू गवर्नमेंट एग्जाम्स फंडा एफकेट 2023 के लिए लास्ट 6 मंथ के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उन्हें हम यहाँ पर आज कवर करने वाले हैं। एफकेट एग्जाम के अंदर करंट अफेयर्स की वेटेज लगातार बढ़ती जा रही है, तो इस पोर्शन को कतई भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। लेकिन करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो थोड़ा हमें यहाँ पर स्मार्टली चलना होगा। जिस तरह के करंट अफेयर्स एफकेट एग्जाम के अंदर देखने को मिल सकते हैं उन्हें ही यहाँ पर कवर करने का फायदा रहेगा। तो एफकेट एग्जाम के अकॉर्डिंग करंट अफेयर्स को हम यहाँ पर कवर करेंगे। इसके बाद में सीडीएस में जो आपके करंट अफेयर्स पूछे जाएंगे, पूछे जा सकते हैं, उन्हें भी इसी चैनल के ऊपर कवर किया जाएगा। तो चैनल के साथ में जुड़े रहना। अभी हम यहाँ पर शुरुआत करते हैं एफकेट 2023 के करंट अफेयर्स की। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करें तो देखिए, जो हमारे सैम करन है, इन्होंने आईपीएल ऑक्शन हिस्ट्री के जितने भी रिकॉर्ड है वो सारे के सारे ध्वस्त कर दिए थे, क्योंकि आज तक के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं ये आईपीएल के अंदर बिकने वाले। यहां पर जो पंजाब किंग्स की टीम है उन्होंने 18.5 करोड़ के अंदर सैम करन को खरीदा है। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए सैम करन का संबंध कौन से देश के साथ में है। इनका संबंध है इंग्लैंड के साथ में। इसके अलावा हाल फिलहाल में आपका T20 वर्ल्ड कप हुआ था। इस T20 वर्ल्ड कप को जीता किसने था? इंग्लैंड ने जीता था। और यहां पर जो इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं सैम करन, ये प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी रहे थे। तो एग्जाम के अंदर यह भी प्रश्न बन सकता है कि हाल फिलहाल में जो आपका T20 वर्ल्ड कप हुआ था उसमें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन रहे हैं? तो वो रहे हैं आपके सैम करन। आगे हम यहां पर बात करते हैं भारत का पहला वर्ल्ड टेबल टेनिस सीरीज इवेंट होने वाला है। भारत पहली बार किसी वर्ल्ड टेबल टेनिस सीरीज इवेंट की मेजबानी करने वाला है। लेकिन यह इवेंट होगा कहां पर? यह होगा गोवा राज्य के अंदर। तो यहां पर लोकेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में हम यहां पर बात करते हैं प्रलय मिसाइल के बारे में। देखिए, आपकी जो मिसाइल है ना प्रलय, इसके बारे में क्या प्रश्न बन सकता है कि ये किस तरह की मिसाइल है? तो ये है आपकी सरफेस टू सरफेस मिसाइल। लास्ट टाइम भी एग्जाम के अंदर इस तरह के प्रश्न बने थे मिसाइल से रिलेटेड कि मिसाइल आपकी किस तरह की है, उसकी रेंज क्या है। तो ये चीजें जो करंट अफेयर्स के अंदर रहती है, जो मिसाइल्स करंट अफेयर्स के अंदर रहती है, उनके बारे में आपको यहां पर पता होना चाहिए। तो ध्यान में रखना, जो आपकी प्रलय मिसाइल है किस तरह की मिसाइल है? सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। और यहां पर इस मिसाइल की रेंज क्या है? 150 से 500 किलोमीटर। अभी हम यहां पर आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो आपकी डिफेंस एक्सरसाइजेज होती हैं उनसे संबंधित प्रश्न एग्जाम के अंदर बन सकते हैं। अगर हम यहां पर बात करें, जो हमारी एक्सरसाइज है सूर्य किरण, इसका संबंध कौन से दो देशों के साथ में है? कौन से दो देशों की मिलिट्री एक्सरसाइज है ये? तो ये है इंडिया और नेपाल की। सीधा सीधा प्रश्न आपका यहां पर बन सकता है, सूर्य किरण मिलिट्री एक्सरसाइज कौन से दो देशों के बीच में होती है? तो ये होती है भारत और नेपाल के बीच में। अभी हम यहां पर आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा करंट अफेयर है ये भी नेपाल से संबंधित है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो हमारे पुष्पा कमल दहल जी हैं वो यहां पर नेपाल के प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं तीसरी बार। हमारे जो पड़ोसी देश होते हैं वहां पर अगर कोई प्राइम मिनिस्टर बनता है, प्रेसिडेंट बनता है, उनके बारे में आपको यहां पर पता होना चाहिए। तो ध्यान में रखना, हाल फिलहाल में नेपाल के प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? पुष्पा कमल दहल जी। अगर हम बात करें नेपाल की करेंसी क्या है, तो ये है आपकी नेपाली रूपीज, कैपिटल है काठमांडू, और यहां पर नेपाल के प्रेसिडेंट कौन है? विद्या देवी भंडारी जी। आगे हम यहां पर बात करते हैं न्यूजीलैंड के बारे में। देखिए, न्यूजीलैंड यहां पर कड़े कदम उठा रही है, एंटी स्मोकिंग लॉ लेके आई है, जिसकी वजह से जो फ्यूचर जनरेशन है, यानी जो आने वाले बच्चे हैं, वो बिल्कुल भी टोबैको को वहां पर ना तो कंज्यूम कर पाएंगे ना ही खरीद पाएंगे, क्योंकि यहां पर इन सभी चीजों के ऊपर क्या लगाया जा रहा है? बैन लगाया जा रहा है। और यहां पर न्यूजीलैंड ने जो एंटी स्मोकिंग लॉ लेकर आए हैं, इसके चलते जिस भी बच्चे का जन्म
1 जनवरी 2009 के बाद हुआ है, यहां पर उनको टोबैको नहीं बेचा जा सकता, अन्यथा उन्हें यहां पर पनिशमेंट के स्वरूप फाइन देना होगा। 1.5 लाख न्यूजीलैंड डॉलर्स का फाइन यहां पर उनके ऊपर लगेगा। तो यहां पर न्यूजीलैंड सख्त कदम उठा रहा है ताकि जो आने वाली जनरेशन है वो टोबैको से दूर रहे। यहां पर ना तो उनको ये टोबैको बेचा जा सकता है और ना ही वो खरीद सकते हैं, उनके ऊपर यहां पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा न्यूजीलैंड सरकार के द्वारा। तो चलिए चलते हैं आगे हम यहां पर बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट डे के बारे में। इंटरनेशनल माउंटेन डे आपका ऑब्जर्व किया जाता है दिसंबर 11 को, ताकि अवेयरनेस बढ़ सके लोगों के अंदर, उन्हें पता चल सके कि माउंटेन्स की हमारी जिंदगी के अंदर, क्लाइमेट के अंदर क्या वैल्यू है। यहां पर इंटरनेशनल माउंटेन डे कब ऑब्जर्व किया जाता है, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट था इस बार का थीम। यहां पर अगर प्रश्न बनेगा तो थीम के ऊपर बनेगा। ध्यान में रखना, इंटरनेशनल माउंटेन डे का थीम क्या था? वुमेन मूव माउंटेन्स। आगे बढ़ते हैं। आप सभी को पता है कि 2022 के अंदर यूक्रेन और रशिया वॉर का इशू बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड रहा था। तो यहाँ पर जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं, जिन्होंने लगातार स्पीचेस दी थी, जिन्हें लगातार ऑल ओवर द वर्ल्ड लोगों के द्वारा 2022 के अंदर सुना गया है, यूक्रेन के लोगों के द्वारा सुना गया है, पूरी दुनिया के द्वारा सुना गया है। तो यहाँ पर जो हमारे ज़ेलेंस्की हैं, यूक्रेन के प्रेसिडेंट, उन्हें 2022 पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया गया है टाइम मैगजीन के द्वारा। ध्यान में रखना, जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं ज़ेलेंस्की, उन्हें 2022 पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया गया है टाइम मैगजीन के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे हम यहां पर बात करते हैं वर्ल्ड सॉइल डे के बारे में। ध्यान में रखना, वर्ल्ड सॉइल डे जो है आपका ऑब्जर्व किया गया 5 दिसंबर को। ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसका थीम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सॉइल्स वेयर फूड बिगिंस। आगे बढ़ते हैं। आगे हम यहां पर बात करते हैं इराक के प्रेसिडेंट के बारे में, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। इराक के नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं? अब्दुल लतीफ रशीद। ध्यान में रखना, अब्दुल लतीफ रशीद जो है इराक के नए प्रेसिडेंट बने हैं। इराक की कैपिटल क्या है? बगदाद है। इराक की करेंसी क्या है? दिनार। काफी सिंपल सी चीज है। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं, FCAT 1 2023 की टेस्ट सीरीज जो है, जो लेटेस्ट पैटर्न के ऊपर बेस्ड है, ये हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अवेलेबल है। एप्लीकेशन का नाम है गवर्नमेंट एग्जाम्स फंडा। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और यहां पर टेस्ट सीरीज के ऊपर 50% एक्स्ट्रा ऑफ है। कूपन यूज करना होगा आपको यहां पर लकी 50। और यहां पर जो सबसे पहला फुल लेंथ मॉक टेस्ट है, जिसके अंदर 100 क्वेश्चंस हैं, वो सभी के लिए फ्री रहेगा। बाकी जो टेस्ट सीरीज है वो पेड है, लेकिन जो पहला फुल लेंथ मॉक टेस्ट है वो सभी के लिए फ्री रहने वाला है। तो आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर जाकर इस टेस्ट सीरीज को सॉल्व कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए हम बढ़ते आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, गूगल ने एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिसका नाम क्या है? फ्लड हब। यहां पर ये सीधा सीधा प्रश्न बनेगा कि फ्लड हब को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये लॉन्च किया गया है गूगल के द्वारा। तो यहां पर गूगल करेगा क्या फ्लड हब के थ्रू? वो यहां पर ये बताएगा कि किस जगह पर, किस टाइम में, किस एरिया में फ्लड जो है आ सकता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके, ताकि वहां की जो अथॉरिटीज हैं वहां के लोगों तक मदद पहुंचा सके एडवांस में। तो यहां पर गूगल ने एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिसका नाम क्या है? फ्लड हब है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यहां पर प्रॉपर यूज किया जाएगा, जिससे यह प्रेडिक्ट किया जाएगा कि कौन से एरिया में, कौन से टाइम पर फ्लड जो है आ सकता है। काफी सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है। फ्लड हब को यहां पर लॉन्च किया गया है गूगल के द्वारा। तो चलिए चलते हैं आगे। इसके बाद में हम यहां पर बात करते हैं वर्ल्ड एड्स डे के बारे में। वर्ल्ड एड्स डे आपका ऑब्जर्व किया जाता है 1 दिसंबर 2022 को। हर वर्ष ही 1 दिसंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। इसके बारे में आप सभी को पता होगा, लेकिन इसका थीम क्या था? थीम था इक्वलाइज। थीम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थीम के ऊपर FCAT एग्जाम के अंदर प्रश्न आपको इस बार देखने को मिल सकता है। और थीम को रटने की जरूरत नहीं है,
एक बार आंखों से ये थीम आपके निकल गए तो एग्जाम में एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, 4 ऑप्शंस होती हैं, आप आराम से टिक कर पाएंगे, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। आगे हम यहां पर बात करते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को नोडल मिनिस्ट्री बना दिया है ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री की। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका सीधा सा मतलब क्या है? देखिए, जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, जो हमारी नीति है, वो यहां पर ऑनलाइन गेमिंग को रेगुलेट करेगी। जो भी इंपॉर्टेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस लाने होंगे ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री को रेगुलेट करने के लिए, वो किसके द्वारा लाए जाएंगे? अब से मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखना। आगे हम यहां पर बात करते हैं वीर बाल दिवस के बारे में। देखिए, सीधा सीधा प्रश्न जो है आपका यहां पर बनेगा। जो हमारे गुरु गोविंद सिंह जी थे, जो हमारे अंतिम गुरु थे, उनके जो 4 साहिबजादे हैं, उनका बलिदान बहुत बड़ा था। इतनी छोटी आयु में उन्होंने बलिदान दिया था। जो हमारे साहिबजादा थे, जो उनके बच्चे थे, उनके बलिदान को यहां पर याद करने के लिए, उन्हें ट्रिब्यूट देने के लिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अनाउंस किया था कि वीर बाल दिवस जो है ऑब्जर्व किया जाएगा हर वर्ष। कौन सी डेट को? दिसंबर 26 को। ध्यान में रखना, गुरु गोविंद सिंह जी के जो 4 साहिबजादे थे, जिनकी शहादत हुई थी, उन्हें ट्रिब्यूट देने के लिए, उन्हें ऑनर करने के लिए हर वर्ष दिसंबर 26 को वीर बाल दिवस जो है यहां पर ऑब्जर्व किया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर देखने को मिल सकता है। आगे हम बात करते हैं प्रो कबड्डी लीग के बारे में। तो इस बार जयपुर पिंक पैंथर ने पुनेरी पल्टन को हराकर प्रो कबड्डी लीग जीती थी। सिंपल सा यहां पर ये क्वेश्चन है, जयपुर पिंक पैंथर ने इस बार पुनेरी पल्टन को हराया था प्रो कबड्डी लीग जीतने के लिए। इसके बाद में हम यहां पर बात करते हैं 2022 फीफा वर्ल्ड कप की। आप सभी को पता है कि 2022 का फीफा वर्ल्ड कप इस बार किसने जीता है? अर्जेंटीना ने जीता है। अर्जेंटीना ने फ्रांस को हराया था। फ्रांस ने पिछला वर्ल्ड कप जीता था 2018 वाला। इस बार फ्रांस जो है यहां पर रनर अप रहा। काफी कमाल का मैच था और यहां पर पेनल्टीज तक बात चली गई थी और पेनल्टीज में अर्जेंटीना ने फ्रांस को यहां पर हरा दिया था। और ये फाइनल मैच आपका कहां पर हुआ था? लुसैल स्टेडियम, दोहा, कतर के अंदर। स्टेडियम का नाम भी पूछा जा सकता है। ये पूछा जा सकता है कि लुसैल स्टेडियम आपका कहां पर है, कौन से देश में है? ध्यान में रखना, कतर के अंदर है। यहीं पर आपका इस बार का फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल मैच हुआ था। अभी जो हमारा फीफा वर्ल्ड कप हुआ था, इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले जो हमारे मबाप्पे हैं, जो फ्रांस के प्लेयर हैं, यहां पर उन्हें मिला था गोल्डन बूट अवार्ड। उन्होंने कितने गोल किए थे? 8 गोल किए थे। कई बार एफकेट एग्जाम के अंदर फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पूछ लेते हैं। ध्यान में रखना, यहां पर जो मबाप्पे हैं, फ्रांस के खिलाड़ी हैं, उन्हें गोल्डन बूट अवार्ड मिला था। उन्होंने टूर्नामेंट के अंदर कितने गोल किए थे? 8 गोल किए थे। और जो हमारे मेसी हैं, उन्हें यहां पर मिला था गोल्डन बॉल का अवार्ड, बेस्ट प्लेयर अवार्ड, बेस्ट प्लेयर ऑफ फीफा 2022 वर्ल्ड कप का अवार्ड, जो हमारा हुआ था कतर में। अगर हम यहां पर बात करें, मार्टिनेज जो कि अर्जेंटीना के गोलकीपर हैं, उन्हें बेस्ट गोलकीपर का अवार्ड मिला था गोल्डन ग्लव। फेयर प्ले अवार्ड यहां पर मिला था इंग्लैंड को। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनके ऊपर सीधा सीधा प्रश्न जो है आपका यहां पर बन सकता है। मबाप्पे को कौन सा अवार्ड मिला है? गोल्डन बूट। मेसी को कौन सा मिला है? गोल्डन बॉल। कंफ्यूज आपको यहां पर नहीं करना है। और जो हमारे मार्टिनेज है, वो बने हैं बेस्ट गोलकीपर। और फेयर प्ले अवार्ड यहां पर मिला था इंग्लैंड को। तो चलिए चलते हैं आगे हम यहां पर बात करते हैं हमारे गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा जी के बारे में। देखिए, 2022 के अंदर जिन एथलीट्स के बारे में सबसे ज्यादा लिखा गया है, जिनके ऊपर सबसे ज्यादा आर्टिकल्स छपे हैं, वो कौन है? वो है हमारे नीरज चोपड़ा जी। अगर हम पिछले वर्ष की बात करें तो उसैन बोल्ट के ऊपर सबसे ज्यादा आर्टिकल्स छपे थे, लेकिन इस बार नीरज चोपड़ा जी ने उन्हें रिप्लेस कर लिया है 2022 के अंदर। और 2022 में सबसे ज्यादा आर्टिकल्स नीरज चोपड़ा जी के ऊपर छपे हैं। इसी वजह से वर्ल्ड के मोस्ट रिटन अबाउट एथलीट बन गए हैं नीरज चोपड़ा। आगे हम यहां पर बात करते हैं। देखिए, भारत ने बांग्लादेश को 120 रनों से हराया था
और यहां पर जो T20 वर्ल्ड कप 2022 का था ब्लाइंड वाला, वो यहां पर जीता था। और ये जो आपका फाइनल मैच था कहां पर हो रहा था? चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलोर के अंदर। ध्यान में रखना जो हमारा ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप है वो किसने जीता है? भारत ने जीता है, बांग्लादेश को हराकर। इससे पहले भारत ने 2012 और 2017 के अंदर भी ये वर्ल्ड कप अपने नाम किया था। आगे हम यहां पर बात करते हैं प्रेस्टिजियस रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेरी प्राइज के बारे में। और ध्यान में रखना 2021-22 का जो रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेरी प्राइज है ये दो लोगों को मिला है जिन्होंने जॉइंटली इसे जीता है। दोनों का नाम जो है एस से स्टार्ट होता है, शोभाना कुमार और सुदीप सेन। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर प्रश्न जो है आपका पूछा जा सकता है। अवार्ड एंड ऑनर, स्पोर्ट्स, डिफेंस, इस तरह की जो कैटेगरीज के क्वेश्चन होते हैं ना, ये अक्सर एफकेट एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो ध्यान में रखना प्रेस्टिजियस रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेरी प्राइज 2021-22 का जीता गया है सुदीप सेन और शोभाना कुमार के द्वारा। आगे हम यहां पर बात करते हैं अग्नि वॉरियर एक्सरसाइज के बारे में। देखिए ये एक्सरसाइज कौन से दो देशों के बीच में होती है? ये मिलिट्री एक्सरसाइज कौन से दो देशों के बीच में होती है? इसके ऊपर प्रश्न आपका बन सकता है। अग्नि वॉरियर एक्सरसाइज होती है सिंगापुर और इंडियन आर्मी के बीच में। काफी सिंपल प्रश्न है लेकिन काफी इंपॉर्टेंट। अभी हम यहां पर बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को इन्फॉर्म कर देना चाहता हूं, अगर आपको एफकेट 1 2023 के लिए जीके प्रिपेयर करनी है तो जो हमारी जीके ई बुक है उसके अंदर 130 प्लस फिल्टर टॉपिक्स आपको मिलेंगे और जितनी भी फैक्चुअल और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है उसे अच्छे से यहां पर कंपाइल किया गया है। और ये जो ई बुक है आप कोई भी वनडे एग्जाम्स देंगे एफकेट एग्जाम के अलावा तो उसमें भी आपकी मदद करेगी। ये ई बुक आपको मिल जाएगी हमारी एप्लीकेशन के ऊपर। अगर जीके पोर्शन से आपको डर लग रहा है तो ये ई बुक आपके लिए है और काफी ज्यादा फायदेमंद रहने वाली है। इसे आप परचेज कर सकते हैं हमारी एप्लीकेशन के थ्रू। अभी हम यहां पर बढ़ते हैं आगे हम यहां पर बात करेंगे हरिमाऊ शक्ति 2022 एक्सरसाइज के बारे में। इस मिलिट्री एक्सरसाइज के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि कौन से दो देशों के बीच में होती है। तो ये एक्सरसाइज आपकी होती है इंडिया और मलेशिया के बीच में। इससे पहले इसी वीडियो की शुरुआत में हमने सूर्य किरण एक्सरसाइज के बारे में देखा था। नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए सूर्य किरण मिलिट्री एक्सरसाइज कौन से दो देशों के बीच में होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम यहां पर बात करते हैं नसीम अल बाहर एक्सरसाइज के बारे में। तो देखिए नसीम अल बाहर एक्सरसाइज कौन से दो देशों के बीच में हुई? इंडियन नेवी और ओमान की नेवी के बीच में। ध्यान में रखना नसीम अल बाहर एक्सरसाइज जो कि एक नेवल एक्सरसाइज है कौन से दो देशों के बीच में होती है? भारत और ओमान के बीच में। आगे हम यहां पर बात करते हैं धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ के बारे में जो 50th चीफ जस्टिस बने हैं भारत के। ध्यान में रखना यहां पर ये नंबर भी इंपॉर्टेंट है। भारत के 50th चीफ जस्टिस कौन बने हैं? धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। नीचे कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे कि भारत के पहले चीफ जस्टिस कौन बने थे और सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन थी। ये आपका होमवर्क है, नीचे कमेंट बॉक्स में आपको यहां पर बताना है। आगे बात करते हैं ग्लोबल यूथ क्लाइमेट समिट जिसमें 70 कंट्रीज के यूथ ने पार्टिसिपेट किया था। ये आपकी कहां पर हुई थी समिट? ये हुई थी बांग्लादेश के अंदर। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं। आगे हम यहां पर बात करते हैं नोबेल प्राइज विनर्स के बारे में। देखिए ये लिस्ट आपकी इंपॉर्टेंट है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना, इसे गो थ्रू कर लेना। लेकिन ये जो आपके नाम है इसके अलावा यहां पर आपको क्या ध्यान में रखना है वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहली और इंपॉर्टेंट चीज, ये जो आपका नोबेल पीस प्राइज था ना इस बार का, ये आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। आपको पता है कि रशिया यूक्रेन वाला इशू बहुत ज्यादा हाईलाइटेड रहा था। तो यहां पर जो दो ऑर्गेनाइजेशंस आपको देखने को मिल रही हैं और यहां पर जो आपको शख्सियत देखने को मिल रही है इन सभी का संबंध इसी इशू के साथ में है। पहली चीज। दूसरी चीज जो आपको ध्यान में रखनी है, यहां पर जो ऑर्गेनाइजेशन मेमोरियल है इसका संबंध कौन सी कंट्री के साथ में है? कौन सी कंट्री की ये ऑर्गेनाइजेशन है? ये है आपकी रशिया की। और यहां पर जो ऑर्गेनाइजेशन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज है ये कौन सी कंट्री की ऑर्गेनाइजेशन है? ये है यूक्रेन की।
काफी इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। और यहां पर जो आपके एलेस बिलियात्स्की हैं, इनका संबंध है बेलारूस के साथ में। इनका संबंध है बेलारूस के साथ में। आप सभी को पता है ये यूक्रेन और रशिया की नेबरिंग कंट्री है। और यहां पर दो ऑर्गेनाइजेशंस और इन शख्सियत का संबंध रशिया यूक्रेन इशू के साथ में है। ध्यान में रखना, एग्जाम में सीधा सीधा प्रश्न बन सकता है, ऑर्गेनाइजेशन मेमोरियल का संबंध कौन सी कंट्री के साथ है, कौन सी कंट्री की ऑर्गेनाइजेशन है, ये है रशिया की। साथ ही साथ यहां पर जो ऑर्गेनाइजेशन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज है, यहां पर ये कौन सी कंट्री की ऑर्गेनाइजेशन है, यूक्रेन की। और यहां पर जो आपके एलेस बिलियात्स्की हैं, इनका संबंध कौन सी कंट्री के साथ में है, बेलारूस के साथ में। इसके अलावा यहां पर जो आपके बैरी शार्पलेस हैं, जिन्हें नोबेल प्राइज मिला है केमिस्ट्री का, ध्यान में रखना इनका ये पहला नोबेल प्राइज नहीं है, ये इन्हें नोबेल प्राइज मिल रहा है दूसरी बार। ध्यान में रखना, ये बैरी शार्पलेस का दूसरा नोबेल प्राइज था एग्जाम के अंदर, इसके ऊपर भी प्रश्न आपका बन सकता है। इसके अलावा इस बार का जो नोबेल प्राइज इकोनॉमिक्स का मिला था, ये किस वजह से मिला था, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ध्यान में रखना, बैंकिंग के ऊपर रिसर्च करने के लिए यहां पर इन तीनों को नोबेल प्राइज इकोनॉमिक्स का मिला था कि कैसे जब रिसेशन आता है, कैसे जब वित्तीय हालात सही नहीं रहते हैं, कैसे जब कंट्री फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजरती है तो बैंक कैसे वहां पर काम कर सकते हैं, उसके ऊपर जो रिसर्च की, उसके ऊपर जो इनपुट्स दिए गए इनके द्वारा, उसके लिए यहां पर इन्हें इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज मिला है। इसके अलावा ये दो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि ये शेयर नहीं किए गए। ध्यान में रखना, नोबेल प्राइज लिटरेचर का किन्हें मिला है, एनी एनॉक्स को, और नोबेल प्राइज फिजियोलॉजी और मेडिसिन का किसे मिला है, स्वांते पाबो को। इतनी चीजें आपको यहां पर पता होनी ही चाहिए। साथ ही साथ इस लिस्ट को आपको गो थ्रू कर लेना है, जो एडिशनल इंफॉर्मेशन थी वो मैंने आपको यहां पर बता दी है। नोबेल प्राइज फिजिक्स की बात करें तो ये क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर मिला है। अगर केमिस्ट्री की बात करें तो ये क्लिक केमिस्ट्री से रिलेटेड चीज के लिए यहां पर इन्हें नोबेल प्राइज केमिस्ट्री का मिला है, जिसका संबंध होता है कि जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं कैसे उनको जोड़ के एक स्टेबल हायर मॉलिक्यूल बनाया जा सकता है, जिसका यूज बहुत सारी मेडिसिन के अंदर हो सकता है, पॉलीमर बनाने के लिए हो सकता है। तो इस तरह की रिसर्च के लिए यहां पर नोबेल प्राइज केमिस्ट्री का मिला है। इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपको बता दी है। इन दो ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पता होना चाहिए। बैरी शार्पलेस का ये दूसरा नोबेल प्राइज है, पता होना चाहिए। एलेस बियाल्स्की बेलारूस से संबंधित है, पता होना चाहिए। नोबेल प्राइज लिटरेचर का मिला है एनी एनॉक्स को, पता होना चाहिए। और यहां पर स्वांते पाबो, इन्हें मिला है नोबेल प्राइज फिजियोलॉजी का, बहुत इंपॉर्टेंट है। पी से फिजियोलॉजी मेडिसिन और यहां से पी से पाबो, इस तरह से रिलेट करके आप ध्यान में रख सकते हैं। इस लिस्ट को एक बार गो थ्रू कर लेना। तो चलिए चलते हैं आगे हम बात करते हैं बुकर प्राइज 2022 के बारे में। देखिए, बुकर प्राइज 2022 से सम्मानित किया गया शेहान करुणाटिलाका को। और यहां पर जो आपकी शेहान करुणाटिलाका है, ये एक श्रीलंका की राइटर है। और यहां पर इनको इनके नॉवल द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मीडा के लिए बुकर प्राइज 2022 से सम्मानित किया गया। नाम आपका यहां पर काफी इंपॉर्टेंट है, सीधा सीधा प्रश्न बन सकता है। बुकर प्राइज 2022 से किसे सम्मानित किया गया, श्रीलंका की राइटर शेहान करुणाटिलाका को। आगे बात करते हैं, इस बार का यूएन रिफ्यूजी अवार्ड किसे मिला था। यूएन रिफ्यूजी अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया एंजेला मार्केल को। ध्यान में रखना, एंजेला मार्केल जो कि फॉर्मर जर्मन चांसलर रह चुकी हैं हमारी जर्मनी की, उन्हें यहां पर यूएन रिफ्यूजी अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। अगेन अवार्ड एंड ऑनर का काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपका यहां पर बन सकता है। आगे हम यहां पर बात करते हैं एक हॉलीवुड एक्ट्रेस के बारे में, जिनका नाम है एना मे वॉन्ग। और यहां पर ये पहली एशियन अमेरिकन बन गई है जिन्हें यूएस करेंसी के ऊपर फीचर किया जाएगा। इनका नाम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। एना मे वॉन्ग पहली एशियन अमेरिकन बन गई है जिन्हें यूएस करेंसी के ऊपर फीचर किया जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें विंड एनर्जी 2023 कॉन्फ्रेंस की, तो ये 2023 में भारत के कौन से शहर में होगी, ये होगी चेन्नई के अंदर। लोकेशन आपकी यहां पर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये जो अभी हम करंट अफेयर्स कवर कर रहे हैं FCAT 1 2023 के लिए, ये इसका पार्ट 1 है।
पार्ट 2 आपको इसी चैनल के ऊपर देखने को मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल के ऊपर क्लिक कर देना, क्योंकि पार्ट 2 आपको इसी चैनल के ऊपर जल्द ही देखने को मिलने वाला है। आगे हम यहां पर बात करते हैं विराट कोहली के बारे में। देखिए, विराट कोहली जो है पहले खिलाड़ी बन गए हैं दुनिया के जिन्होंने 4000 रन कंप्लीट किए हैं T20 क्रिकेट के अंदर। जो 20-20 ओवर का खेल होता है, इंटरनेशनल खेल होता है क्रिकेट का, उसमें विराट कोहली 4000 रन पूरे करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं दुनिया के। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके अलावा भारत के क्रिकेटर जो सूर्य कुमार यादव है, इन्होंने एक ही वर्ष के अंदर 1000 T20 रन कंप्लीट कर लिए थे और ऐसा करने वाले ये भारत के पहले खिलाड़ी बन चुके हैं। दोनों ही क्वेश्चन आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और क्रिकेट से बहुत सारे प्रश्न एफकेट एग्जाम के अंदर बन चुके हैं, बनते रहेंगे। ध्यान में रखना, सूर्य कुमार यादव पहले ऐसे भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने एक वर्ष के अंदर 1000 से ज्यादा T20 रन स्कोर किए हैं और विराट कोहली ने यहां पर 4000 रन पूरे कर लिए हैं और ऐसा करने वाले वो दुनिया के पहले खिलाड़ी बन चुके हैं। आगे हम यहां पर बात करते हैं वर्ल्ड्स फर्स्ट वैदिक क्लॉक के बारे में। ध्यान में रखना, एग्जाम के अंदर आपका एक सीधा सीधा प्रश्न जो है बनेगा कि दुनिया की पहली वैदिक क्लॉक को कहां पर इंस्टॉल किया गया है। तो यह किया गया है उज्जैन के अंदर। ध्यान में रखना, इस वैदिक क्लॉक को कहां पर इंस्टॉल किया गया है? जीवाजी ऑब्जर्वेटरी उज्जैन, जो है आपकी मध्य प्रदेश के अंदर। और ये जो जीवाजी ऑब्जर्वेटरी है, इसे कंस्ट्रक्ट किया गया था महाराजा सवाई राजा जय सिंह जी के द्वारा, जो जयपुर के राजा थे 1719 में। तो ये 300 वर्ष पुरानी ऑब्जर्वेटरी है जहां पर दुनिया की पहली वैदिक क्लॉक को इंस्टॉल किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सीधा सीधा बनेगा। उज्जैन के बारे में आपको यहां पर पता होना चाहिए। आगे बात करते हैं तिब्बतन स्पिरिचुअल लीडर दलाई लामा ऑनर्ड विद गांधी मंडेला अवार्ड। तो देखिए, गांधी मंडेला, इनके प्रिंसिपल्स के ऊपर जो बंदा चलता है, उन्हें मद्देनजर रखते हुए ये अवार्ड जो है दिया जाता है। खासकर यहां पर आपकी बात आती है नॉन वायलेंस की। तो ध्यान में रखना, जो हमारे दलाई लामा है, उन्हें यहां पर सम्मानित किया गया इस बार गांधी मंडेला अवार्ड के साथ में। आगे हम यहां पर बात करते हैं मानगढ़ धाम के बारे में। देखिए, मानगढ़ धाम, इसे एक नेशनल मॉन्यूमेंट डिक्लेयर कर दिया गया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। और ये आपको कहां पर देखने को मिलेगा? राजस्थान राज्य के अंदर देखने को मिलेगा। इसका संबंध है ट्राइबल कम्युनिटी, भील कम्युनिटी के साथ में। उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा था भारत की आज़ादी प्राप्त करवाने में भी। जो संघर्ष चल रहा था आज़ादी प्राप्त करने के लिए, उसमें हमारी ट्राइबल पॉपुलेशन ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया था। और यहाँ पर भील कम्युनिटी का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल था, जिसके चलते प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने मानगढ़ धाम, जो कि राजस्थान में है, इसे एक नेशनल मॉन्यूमेंट डिक्लेयर कर दिया है। तो चलिए, अभी के लिए विराम लेता हूं। पार्ट 2 के साथ में आपको जल्द ही मिलूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसके अलावा अगर आपको एफकेट टेस्ट सीरीज चाहिए हो, वीडियो लेक्चर चाहिए हो, किसी भी सब्जेक्ट के अंदर दिक्कत हो, एफकेट एग्जाम से संबंधित एफकेट जी के ई बुक चाहिए हो, ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी हमारी एप्लीकेशन के ऊपर। एप्लीकेशन का नाम है गवर्नमेंट एग्जाम्स फंडा। गूगल प्ले स्टोर से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक मिल जाएगा। मिलता हूं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद।